गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का साइंस की क्लास में स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था, कुछ टॉपिक भी इसके हमने डिस्कस किए थे। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। इन चैप्टर्स की मैं PDF भी आपको दूँगा, जल्दी आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। और आज हम इस चैप्टर को फिनिश करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कौन कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस इनटेक करने से कौन कौन सी क्रिटिकल कंडीशंस बॉडी में हो जाती हैं। हमने गुटखा की बात की थी, हमने टोबैको की बात की थी, हमने अल्कोहल की बात की थी। और आज हम बात करने वाले हैं ओपियम की। ओपियम भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस में भी नहीं आता है। ओपियम जिसको कि अपन अफीम कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, हम बात कर रहे थे टॉक्सिक या विषैले पदार्थों की, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अगला जो टॉक्सिक सब्सटेंस आता है, देखिएगा ध्यान से, अगला टॉक्सिक सब्सटेंस है अफीम। अफीम जिसको कि ओपियम भी कहा जाता है। ओपियम देखिएगा, ओपियम जो है वो प्लांट से, पादप से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले तो हम इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ लिखने वाले हैं, क्योंकि देखिएगा चाहे आपका प्लांट है या फिर आपका कोई एनिमल है, पादप है या जंतु है, दोनों कंडीशंस में हम वैज्ञानिक नाम जरूर याद करते हैं या लिखते हैं। अगर सिलेबस में है तो डेफिनेटली अपन लिखेंगे और याद भी करेंगे। तो यहाँ अफीम का वैज्ञानिक नाम आपको याद करना है, क्योंकि हमारे ये सिलेबस के अंदर भी है। तो देखिएगा, सुनिएगा, यहाँ अफीम का वैज्ञानिक नाम है पैपेवर सोमनिफेरम। पैपेवर सोमनिफेरम। पैपेवर सोमनिफेरम, जैसे कि आपको पता भी है, दोनों जो शब्द हैं, दोनों जो पद हैं, उनको अलग अलग अंडरलाइन हमने की है, क्योंकि हम एक पद्धति यहाँ फॉलो कर रहे हैं। और उस पद्धति को आप लोग जानते हैं, द्विनाम पद्धति कहा जाता है। पद्धति का नाम है द्विनाम पद्धति, जो कि प्रसिद्ध साइंटिस्ट ने दी थी, और साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था, और ये कहा था कि वहां 2 नामपद काम में लिए जाते हैं। पहले भी डिस्कस कर लिया था, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जो अफीम का पादप है, अफीम पादप के फल से अफीम प्राप्त किया जाता है। यानी पादप का जो फल वाला भाग है, देखिए पादप के मुख्य भाग आप लोग जानते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, जड़, तना, पत्ती, और साथ में जो फल है। अब फल कब बनेगा? जब पादप में निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके पश्चात फल का निर्माण होता है। और हम फल को कहते हैं निषेचित एवं परिपक्व, निषेचित एवं परिपक्व अंडाशयी फल कहलाता है। ऐसा हम पादपों के संदर्भ में बात करते हैं। तो अफीम के फल से अफीम प्राप्त किया जाता है, और उस फल से प्राप्त अफीम को हम कहते हैं अफीम रस। अफीम रस या अफीम सैप कहा जाता है। अब बात करते हैं, ये जो अफीम है, इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसकी जो प्रकृति है वो विषैली हो गई है। तो हम बात करते हैं एल्केलॉइड की। एल्केलॉइड वो जो कि यहाँ प्रेजेंट है, एल्केलॉइड। देखिए, एल्केलॉइड का मतलब एक तरह से विषैले पदार्थ होते हैं, क्योंकि अपन ने देखा था तंबाकू में जो एल्केलॉइड या विषैला पदार्थ है वो निकोटिन है। गुटखा की हमने बात की थी, तो गुटखा में अलग अलग टाइप के सब्सटेंस को काम में लिया जाता है। हाँ, लाइम भी काम में लिया गया था, कत्था भी काम में लिया गया था, सुपारी भी काम में ली जा रही थी। तो वही विषैले बन जाते हैं। जो कत्था काम में लिया गया, जो सुपारी काम में ली गई है, वो कहीं न कहीं विषैले पदार्थ की प्रकृति का काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ जो एल्केलॉइड है अफीम का, वो देखिएगा कौन कौन है। यहाँ निकोटिन है, जो कि तंबाकू में भी था। निकोटिन के अलावा यहाँ मॉर्फिन है, मॉर्फिन के साथ यहाँ कोडीन है, कोडीन के अलावा यहाँ पैपेवरिन है, और पैपेवरिन के अलावा एक और भी यहाँ एल्केलॉइड है, जो इसके भी जीनस वाले शब्द से बना है, और उस एल्केलॉइड को नाम दिया जाता है सोमनिफेरिन। सोमनिफेरिन
तो वापस देखिएगा, जो अफीम है उसमें कौन कौन से टॉक्सिक या विषैले पदार्थ हैं जिनको अपन एल्कलॉइड कह रहे हैं? निकोटिन, मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरिन और सोमनिफेरिन। निकोटिन, मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरिन और सोमनिफेरिन, इन सब में से जो दो बीच में आपके दिख रहे हैं मॉर्फिन और कोडीन, मॉर्फिन और कोडीन से पेन किलर औषधियां बनाई जाती हैं, यानी दर्द निवारक दवाइयों को बनाने में, मेडिसिन को बनाने में जो पेन किलर्स हैं उसके लिए कोडीन और मॉर्फिन वाले एल्कलॉइड को काम में लिया जाता है। यानी कोडीन और जो मॉर्फिन है उनसे पेन किलर मेडिसिन बनाई जाती है। तो ये आप ध्यान रखें, बाकी जितने भी एल्कलॉइड है उनकी हमने यहाँ बात कर ली है। ऐसा माना जाता है तकरीबन 30 टाइप्स, 30 प्रकार के एल्कलॉइड जो हैं वो अफीम में पाए जाते हैं। ये भी आप ध्यान में रखें, 30 प्रकार के एल्कलॉइड जो हैं वो अफीम में पाए जाते हैं। उनमें से जो विशेष एल्कलॉइड हैं, विशेष जो टॉक्सिक विषैले पदार्थ हैं, उनकी हमने यहाँ बात कर ली है। अब बात करें, अगर लगातार अफीम का सेवन किया जाए तो क्या होगा? देखिएगा, अफीम का लगातार सेवन करते रहने से सबसे पहली चीज जो विषैले पदार्थों से एल्कलॉइड जिनमें है उनसे होती है लत, आदत बन जाती है। और उनकी आदत इस तरह की बन जाती है कि व्यक्ति छोड़ना चाहे कभी छोड़ नहीं पाता है। हाँ, हालांकि आजकल बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बन गए हैं जिनमें व्यक्तियों की जो बुरी आदतें होती हैं, जिसको अल्कोहल की लत लग गई है, अफीम, गांजा, चरस, हेरोइन और भी विषैले पदार्थ आते हैं, उनकी लत को छुड़ाने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। लेकिन देखिएगा, आदत जो बन जाती है एक बार, वो तभी छूट पाती है जब उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति अगर मजबूत है। तो यहाँ क्या होगा, अगर लगातार अफीम का सेवन किया जाएगा, लत लग जाती है। अब लत लगने का मतलब क्या होगा? व्यक्ति उसी का लगातार दिन रात सेवन करता रहेगा, अन्य जो पोषक पदार्थ उसको लेने थे वो नहीं ले पाएगा, तो शरीर उसका जर्जर और बीमार हो जाएगा और अल्टीमेटली वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ जाती है अफीम के सेवन से। तो ये कुछ हमारे विषैले पदार्थ थे। अब हम बात करते हैं अगला जो टॉपिक है चैप्टर का, जो हमने पहले स्टार्टिंग में नहीं लिया था, अब उसको अपन लेने जा रहे हैं। देखिएगा, टॉपिक है खनिज कुपोषण। देखिएगा, यानी जिस तरह से विटामिन मेलन्यूट्रिशन की हमने बात की है, जिस तरह से प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन की यानी प्रोटीन कुपोषण की बात करी है, विटामिन कुपोषण की बात करी। कुपोषण देखिएगा, कुपोषण कब होगा? जब खाद्य पदार्थ की कमी आ जाती है, किसी विशेष खाद्य पदार्थ पोषक तत्व की अगर कमी हो जाती है तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि कौन कौन से खनिज हैं और उनसे अगर कमी हो जाएगी तो रोग कौन से होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज है क्या। देखिएगा, खनिज वे पदार्थ हैं जो सामान्यतः आयनों के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं। जैसे कि बात करें, Fe हमारे शरीर में उपस्थित है आयन की तरह, Ca है, कैल्शियम है, Na भी यहाँ पे है, Cl भी है। आप जानते हैं यहाँ पे +2 भी है, +3 भी होगा, ये +2 है, ये +1 हो गया, ये प्लस ये माइनस। कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक, सभी यहाँ पे क्या रह गया? हाइड्रोजन रह गया। हाइड्रोजन भी बिल्कुल डेफिनेटली, जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक करेंगे तो डेफिनेटली बॉडी में हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं और जो आयंस हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। अब इनकी रिक्वायरमेंट, इनकी आवश्यकता बॉडी को बहुत ही कम होती है, यानी खनिजों की आवश्यकता तो होती है कम, लेकिन इनका जो रोल है, इनकी जो भूमिका है काफी महत्वपूर्ण होती है। जैसे हम आयरन की ही बात कर रहे हैं, आयरन देखिएगा, आयरन का रोल कहाँ पे है? आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम यही डिस्कस करते चलेंगे। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आयरन की कमी हो जाती है, यानी ये क्या बनाएगा? ये हीमोग्लोबिन के बनाने में रोल प्ले करेगा। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो यहाँ जो रोग है, यानी कमी का जो रोग है, उस कमी के रोग को हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रक्ताल्पता। रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी हो जाती है, इसको एनीमिया भी कहा जाता है। ये बात होगी
आयरन की। अब बात करते हैं कैल्शियम की। देखिएगा कैल्शियम और साथ में फास्फोरस, ये दोनों कैल्शियम और जो फास्फोरस है आप लोग जानते हैं हमारे बोन्स, हड्डियों और टीथ, दांतों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यानी ये दांत व अस्थि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दांत एवं अस्थि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है तो क्या होगा समझ सकते हैं आप, दांत और जो अस्थियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं और कमजोर होने के साथ साथ भंगुर भी हो जाती हैं। ये कमजोर होंगे और कमजोर होने के साथ साथ भंगुर भी हो जाती है। भंगुर का मतलब है थोड़ी सी चोट लगते ही हड्डियां टूटने लग जाती है, उस स्थिति को कहा जाता है भंगुर। तो सुनिएगा, कैल्शियम और फास्फोरस दांतों एवं अस्थियों को मजबूती प्रदान करते हैं। इनकी कमी से दांत एवं अस्थियां जो है कमजोर हो जाती है और जल्दी जल्दी टूटना प्रारंभ हो जाता है। थोड़ी सी चोट लगते ही हड्डियां जो है टूट जाती है, उनमें फ्रैक्चर आ जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं पोटेशियम और सोडियम की। देखिएगा पोटेशियम और जो सोडियम है ये दोनों काफी महत्वपूर्ण आयन हैं, क्योंकि ये रोल प्ले करते हैं तंत्रिका संप्रेषण में। यानी तंत्रिका के माध्यम से हम जितने भी उद्दीपन ग्रहण करते हैं, बाहर के वातावरण का तापमान अधिक हो गया तो हमें गर्मी लग जाती है। अब उस गर्मी लगने के पीछे किसका रोल रहा, कैसे पता लगा कि हमने महसूस किया कि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा। देखिएगा जैसे हमारी स्किन को बाहर वाले वातावरण ने टच किया तो वहाँ से जो उद्दीपन है, उद्दीपन जाएगा मस्तिष्क तक, ब्रेन तक उद्दीपन जाएगा। ब्रेन एटम्स तुरंत वहाँ पे एनालिसिस करेगा और एनालिसिस करने के बाद वहाँ से जो है रेस्पॉन्स को भेजा जाएगा और ये बता दिया जाएगा कि जो बाह्य वातावरण है उसका तापमान कम है। तो ये जो उद्दीपन ब्रेन तक जा रहे हैं वहाँ से वापस आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं तंत्रिका या तंत्रिकीय संप्रेषण। यानी उद्दीपनों को मस्तिष्क तक ले जाने और वापस लाने का कार्य करती है हमारी तंत्रिकाएं, जिनको अपन न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों तंत्रिका संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर इन दोनों की कमी हो जाए तो क्या होगा, तंत्रिका संप्रेषण में समस्या उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति उद्दीपन शीघ्रता से प्राप्त नहीं कर पाएगा। जब उद्दीपन शीघ्र नहीं मिलेंगे उनके प्रति जो है रेस्पॉन्स भी शीघ्र नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ सोडियम और जो पोटेशियम है वो पेशियों में संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करते हैं। आप सुनिएगा, तंत्रिका संप्रेषण के साथ साथ जो पोटेशियम और सोडियम है वो मांसपेशियां, जो हमारी मसल्स होती हैं, उनमें संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करने का काम करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं अगला जो तत्व हमने यहाँ लिखा नहीं, हालांकि यहाँ पे आगे चल के देखिएगा उन सभी का रोल स्पेसिफिक है। हम उन्हीं की बात करें जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं। बॉडी में तो सभी हैं, एलिमेंट जो खनिज हैं हम उन्हीं की बात करें जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं। अब अगला जो एलिमेंट आता है वो है आई। आई का मतलब ये है आयोडीन। आई जिसको अपन कहते हैं आयोडीन, और इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो आयोडीन है एक अंतःस्रावी ग्रंथि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उस ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। जो आयोडीन है वो थायराइड ग्रंथि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड जो ग्रंथि है उसकी सक्रियता कम हो जाती है, और सक्रियता कम होने से थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन बनाती है, उस हार्मोन का बनना कम हो जाता है और व्यक्ति एक रोग से ग्रसित हो जाता है। वापस सुनिएगा, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड जो ग्रंथि है उसकी सक्रियता कम हो जाती है। सक्रियता कम होने का मतलब जो हार्मोन थायराइड ग्रंथि बनाती, हार्मोन जो कि थायरोक्सिन हार्मोन है, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में हार्मोन्स के बारे में। तो यहाँ हार्मोन नहीं बनेगा, उसका बनना कम हो जाएगा, या तो बनना कम हो जाएगा या बिल्कुल बनेगा ही नहीं, और व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है। उस रोग को कहा जाता है घेंगा। रोग का नाम है घेंगा। इसमें क्या होता है कि जो रोगग्रस्त व्यक्ति है उसके गले में स्वेलिंग आ जाती है। गले में स्वेलिंग क्यों आई है? क्योंकि थायराइड ग्रंथि में स्वेलिंग आ जाती है। ग्रंथि में सूजन आने की वजह से गला सूज जाता है।
तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यक हैं, लेकिन उनका जो रोल है अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ओके, अगला टॉपिक जो चैप्टर का है छोटा सा, उसको अपन कहते हैं मोटापा। देखिएगा, मोटापा जिसको कहा जाता है ओबेसिटी। क्या होगा मोटापा, परिभाषा हम कैसे दें? देखिएगा, अगर व्यक्ति के शरीर पर अत्यधिक वसा का जमाव हो जाता है, देखिए सिंपली हम वसा इंटेक करते हैं, हम जो संतुलित भोजन खाते हैं उसमें वसा की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर हम वसा नहीं लेंगे तो अभाव जन्य रोग हो सकता है, कमी का रोग हो सकता है। हमने प्रोटीन कम लिया तो प्रोटीन कुपोषण हो गया, विटामिन कम लिए तो विटामिन कुपोषण हो गया, खनिज कम लिए तो खनिज कुपोषण हो गया। उसी तरह से अगर वसा कम लेंगे तो डेफिनेटली वसा कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ क्या होता है, अत्यधिक वसा का शरीर पर जमाव हो जाता है। हम कह सकते हैं शरीर पर अत्यधिक वसा का जमाव, शरीर पर अत्यधिक वसा का जमाव मोटापा कहलाता है। वो ज्यादा वसा अगर डिपॉजिट हो गई है तो उसको अपन मोटापा कहते हैं। अब देखिए, मोटापा अनेक रोगों को आमंत्रित कर लेता है और सबसे ज्यादा जो यहाँ रोग होता है वो होता है हृदय रोग। हार्ट डिजीज सबसे ज्यादा देखी गई है मोटापा होने की वजह से। और हृदय रोग के साथ साथ उच्च रक्तचाप, जिसको कि हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ये स्थिति से हो जाती है। अगर वो ज्यादा वसा का जमाव लगातार हो रहा है तो व्यक्ति में आर्थराइटिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें कि लगातार जोड़ों में दर्द बना रहता है। हम कह सकते हैं मोटापा केवल एक रोग नहीं बल्कि अनेक रोगों को आमंत्रित करने वाली एक स्थिति है। और आप जानते हैं हार्ट डिजीज, अगर हृदय रोग होना एक बार प्रारंभ हो जाते हैं तो जो व्यक्ति है उसकी शारीरिक स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है, क्योंकि हृदय रोग इस तरह के, हालांकि आज हम देखते हैं साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है जिसकी वजह से हम देखते हैं मेडिकल साइंस में बहुत सारे जो डिजीज हैं आज उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल हुआ है। लेकिन अब देखिए, लगातार कोई कंडीशन अगर शरीर में बनी रहती है तो उसको नियंत्रित कर पाना आसान नहीं होता है। भाई डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कि आप इतनी अमाउंट में वसा कार्बोहाइड्रेट इंटेक करें, आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है। जो भी दिखा आपको, जो भी स्वीट, जो भी मिठाई, जो भी फैट, जो भी जंक फूड आपको दिखा, आपने खा लिया। तो जो भी जंक फूड आप खा रहे हैं, हर एक जंक फूड जो है वो मोटापा नहीं लाएगा। मोटापा कब आएगा? बात करिए कौन कौन सी वजह है, कौन कौन सी कारण है जिनकी वजह से मोटापा आता है। तो हम बात कर लेते कारण। मोटापा होने के मुख्य कारण कहते हैं कि सबसे पहला जो कारण है, हमने भोजन ग्रहण किया, लेकिन उस भोजन को ग्रहण करने के बाद हमने उसका जो है उपयुक्त तरीके से नहीं किया। यानी हमने खाना खा लिया और हम जो है रेस्ट करने लगे, हम सो गए हैं। तो क्या होगा, जो खाना हमने खाया उसका प्रॉपर उचित रूप में डाइजेशन या पाचन नहीं हो पाएगा। उचित रूप से जब पाचन नहीं हो पाएगा तो जो पाचक रस बनते वहां से, वो पाचक रस या पोषक तत्व हमारे शरीर के अन्य भागों तक नहीं जा पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, शरीर की क्रियाविधि कम हो जाएगी और व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाएगा। तो हमने भोजन लिया और उस भोजन का हमने उपयुक्त तरीके से पाचन नहीं होने दिया तो वो कंडीशन इस रोग को उत्पन्न कर देती है। दूसरा जो कारण आता है जंक फूड, ऐसा फूड जिसमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है। जंक फूड का वो ज्यादा सेवन करने से भी व्यक्ति जो है वो मोटापा का शिकार हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट आता है, एक सी लाइफ स्टाइल। आप खा लेते हैं, बैठ जाते हैं या फिर सो जाते हैं, लाइफ स्टाइल एक सी है। आप वर्कआउट ज्यादा नहीं करते हैं। एक सी लाइफ स्टाइल होने की वजह से, मान लीजिए सिटिंग की ज्यादा जो है आप कोशिश करते हैं, वो लंबे टाइम तक आप बैठे रहते हैं, तो वो एक ही लाइफ स्टाइल में मानी जाएगी। उस केस में भी मोटापा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगला जो रीजन आता है वो है शारीरिक श्रम की कमी। अगर शारीरिक व्यायाम नहीं हो पाता है तो भी व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो जाता है। तो ये थे इस रोग को होने के कुछ कारण। अब हम बात करते हैं कि इस रोग का निवारण कैसे किया जाए।
हमने खाना खाया तो हम उसका पाचन उचित रूप से होने दें। हम जंक फूड का ज़्यादा जो है उपभोग नहीं करें, जंक फूड ज़्यादा नहीं खाएं। हम लाइफ स्टाइल को एक सा नहीं बनने दें। हम शारीरिक श्रम, फिजिकल एक्सरसाइज भी हम अगर करते रहें तो हम इस रोग की भयावहता से, इस रोग से होने वाले अन्य रोगों से अपने आप को बचा पाएंगे। अब इसी के साथ एक बिंदु आता है, एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं BMI। BMI जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। देखिए बॉडी मास इंडेक्स से क्या होता है, जो पर्सन का जो वेट है, वेट और जो हाइट का रेशियो है, वेट और जो हाइट का रेशियो है उसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। शरीर भार इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स भी आप सिंपली कह सकते हैं। यानी भार और लंबाई, भार और लंबाई का जो अनुपात है उसी को हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अगर किसी व्यक्ति का बॉडी मास 25 किलोग्राम पर मीटर, 25 किलोग्राम पर मीटर अगर है, ये यहां तक अगर है तो व्यक्ति प्री ओबेस यानी मोटापे की पूर्व स्थिति में, मोटापा भी नहीं आया है, अगर 25 किलोग्राम पर मीटर तक है तो उसका प्री ओबेसिटी यानी मोटापे से पहले की अवस्था है। अगर 30 केजी पर मीटर से ज्यादा अगर हो गया है BMI तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मोटापा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम चैप्टर का जो एक टॉपिक बचा हुआ है ब्लड प्रेशर, उसको कंप्लीट करके चैप्टर को फिनिश करेंगे। इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर की PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी आपको डाउट्स इस चैप्टर में आए आप उनको सेंड कर सकते हैं और मैं उन डाउट्स का आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।